नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से किया जाता है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अपनाई जाती है, जो कि एक गुप्त मतदान होता है। तो दोस्तों, हम आज इस वीडियो में राष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ ऐसे ही रोचक तथ्यों के विषय में बात करेंगे। हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह प्रत्यक्ष तरीके से क्यों नहीं किया जाता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। हम इस वीडियो में यह भी देखेंगे कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, वह शपथ में क्या शपथ लेता है, अब यदि राष्ट्रपति के पद को अवैध करार कर दिया जाए तो फिर क्या स्थिति होगी। तो राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित जो सभी विवाद होंगे, कुछ जांच होंगे, तो वो कहाँ, उसके फैसले कहाँ लिए जाएंगे, राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें होंगी, राष्ट्रपति की पदावधि क्या क्या होती है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस प्रकार से लगाया जाता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि राष्ट्रपति को यदि पद से हटाना है तो महाभियोग लगाया जाता है, लेकिन उस महाभियोग को लगाने के लिए क्या क्या शर्तें हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, हम इस वीडियो में यह भी देखेंगे कि राष्ट्रपति का जो पद है वह किन किन कारणों से रिक्त हो सकता है, और राष्ट्रपति का यदि पद रिक्त हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होगा, हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, हमारे पास जो सबसे पहला सवाल आता है वो यह है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से ही क्यों किया जाता है। प्रत्यक्ष तरीके से भी हो सकता था। तो दोस्तों, इसका जवाब यह है कि भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो एक अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। उसका कारण यह है कि हम जानते हैं कि भारत में जो राष्ट्रपति का पद है वो एक नाम मात्र का कार्यकारी होता है। असल में यदि देखा जाए तो वास्तविक शक्ति जो होती है वह प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में निहित होती है। और यदि राष्ट्रपति का चुनाव एक प्रत्यक्ष तरीके से होता और उसे अगर वास्तविक शक्ति नहीं दी हुई होती तो फिर यह कहना एक बुरी बात होती कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से हो रहा है और उसे शक्तियाँ नहीं दी जा रही है। दूसरी चीज़ है कि हमने ये देखा था लास्ट वीडियो में कि भारत का जो चुनाव होता है राष्ट्रपति का वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत होता है, और जब उसमें वोटों की जो काउंटिंग होती है तो उसमें क्या होता है कि एक मतदाता जो होते हैं अपनी वरीयता के अनुसार राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो जब चुनाव प्रक्रिया होती है उसके बाद जब वोटों की जो गणना की जाती है तो उसके वैल्यू निकाले जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कम जिनको वोट्स मिलते हैं प्रायोरिटी वाइज वो क्या अलग अलग होते जाते हैं, स्थानांतरण होते जाते हैं, उनके वोट्स क्या होते हैं दूसरे जो उम्मीदवार होते हैं उसमें स्थानांतरण होते जाता है। तो ये क्या प्रक्रिया एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। तो यदि वास्तविक अगर प्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होता तो देश की सारी जनता इसमें पार्टिसिपेट करती, सारी जनता इसमें भाग देते, मतदान दे करते, तो उस स्थिति में क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि समय भी ज़्यादा लगेगा, खर्च भी ज़्यादा होगा। तो इस प्रक्रिया से बचने के लिए इसका चुनाव जो है एक अप्रत्यक्ष तरीके से कर दिया गया है। दोस्तों, अब हमारे पास सवाल ये आता है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रपति होते हैं उनको शपथ दिलाने का काम जो है वो उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। अब दोस्तों, ये सवाल आता है कि यदि भारत का जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, अगर मुख्य न्यायाधीश अगर अपने पद पे नहीं होंगे तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। तो यदि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस पद पे नहीं बने होंगे तो उनकी अनुपस्थिति में जो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। अब हम ये देखेंगे दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ तो मुख्य न्यायाधीश दिला दे रहे हैं, बट ये राष्ट्रपति जो है वो अपने शपथ में क्या शपथ ग्रहण करते हैं। दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रपति है अपनी शपथ में राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, मैं श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का पालन करूंगा, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरंतर रहूंगा। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर है और उच्चतम न्यायालय द्वारा उसके पद को अवैध करार कर दिया जाता है तो क्या होगा। तो होता क्या है दोस्तों कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर बना हुआ है और उच्चतम न्यायालय ने किसी कारण से यह करार दे दिया कि चुनाव प्रक्रिया गलत तरीके से हुई है या फिर उसके पद को अवैध करार कर दिया जाएगा,
तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पे बना हुआ था, तो उसने राष्ट्रपति के पद को अवैध करार किए जाने से पूर्व जितने भी कार्य किए होंगे वो सभी वैध करार होंगे, वो सभी वैध होंगे, वो अवैध नहीं होंगे। क्योंकि जब अवैध करार दिया गया है उस टाइम उसका जो पद है उसको अवैध माना गया है, परंतु उसके पहले जो भी कार्य किए गए हैं उन्होंने राष्ट्रपति के पद पे रहते हुए वो सभी कार्य किए हैं, तो वो जो कार्य हैं उसको इनवैलिड नहीं माना जाएगा, वो अवैध नहीं होंगे, वो सभी कार्य जो भी हैं वो वैध होंगे। दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित जितने भी विवाद होते हैं उनके जांच व फैसले जो हैं वो उच्चतम न्यायालय में लिए जाते हैं। उनके जो भी चुनाव हो रहा है उस चुनाव से जितने भी जुड़े हुए जांच हैं, फैसले हैं, वो सभी के सभी उच्चतम न्यायालय में तय किए जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक सवाल आती है, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें कौन कौन सी है। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होने के लिए कुछ शर्तें होती है जो कि हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे यह है कि राष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या शर्तें हैं। यहाँ पे दोस्तों आप कन्फ्यूजन में मत आ जाइएगा, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होने के लिए क्या क्या शर्तें हैं और राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें हैं वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि ये राष्ट्रपति का जो एक संवैधानिक पद है उस पद के लिए शर्त बताती है कि उस पद पे जो व्यक्ति बना हुआ रहेगा ये उस व्यक्ति के लिए शर्त है। तो बोलता है कि राष्ट्रपति पद के लिए जो पहला शर्त है वो यह है कि वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसे राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व उसे त्यागपत्र देना होगा। कहने का मतलब कि यदि वह संसद के किसी भी सदन में या राज्य में विधायिका में अगर किसी का सदस्य है तो जब वो राष्ट्रपति पद ग्रहण करेगा तो ग्रहण करने से पूर्व उसे सदन के या राज्य की विधायिका के पद से इस्तीफा देना होगा। वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति पद पे जो भी व्यक्ति बना हुआ रहेगा वो किसी और लाभ के पद पे नहीं रहेगा। इसका कारण यह है कि दोस्तों यदि वो किसी और पद पे रहेगा तो राष्ट्रपति का जो संवैधानिक पद है, जो गरिमापूर्ण पद है, उस पद की महत्ता को वो कम समझेगा और अपना निजी फ़ायदा देखते हुए वो किसी और विषय में सोचेगा। तो इस वजह से कहा जाता है कि वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। दोस्तों, इस पद के लिए एक शर्त यह भी है कि उसे बिना कोई किराया चुकाए हुए आधिकारिक निवास आवंटित होगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति को एक राष्ट्रपति भवन दिया जाता है जिसका कि उसे कोई किराया नहीं चुकाना पड़ता है। उसे संसद द्वारा निर्धारित जितनी भी उपलब्धियां, भत्ते व विशेषाधिकार प्राप्त होंगे उन सभी को जब तक वो अपने पद पे बना हुआ रहेगा वो भत्ते कम नहीं किए जाएंगे, उपलब्धियां कम नहीं किए जाएंगे। उनके जितने भी विशेषाधिकार हैं जब तक वह अपने पद पे बना हुआ रहेगा वो सभी के सभी उसी अनुसार बने हुए रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। और दोस्तों यहाँ पे जानकारी के लिए एक चीज़ बता दूं कि 2008 ईस्वी में संसद ने राष्ट्रपति का जो वेतन है वह 50,000 रुपये से बढ़ा करके 1.5 लाख रुपया प्रति माह कर दिया है। और 2008 ईस्वी में ही जो राष्ट्रपति का पेंशन होगा वह उसके मासिक वेतन का आधा कर दिया गया है। मतलब 1.5 लाख रुपये बढ़ा के कर दिए गए हैं, तो अभी राष्ट्रपति का जो पेंशन होगा वो 75,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और भी बता दूं कि यदि राष्ट्रपति का निधन हो जाता है तो उसके पति या पत्नी को, राष्ट्रपति का यदि निधन हो जाता है तो उसके पति या पत्नी को जो पारिवारिक पेंशन मिलता है वह राष्ट्रपति को जो पेंशन मिलता है उसका आधा होता है। तो ये दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति को एक विशेषाधिकार भी दिया गया है। राष्ट्रपति को एक विशेषाधिकार यह भी दिया गया है कि अपने कार्यकाल के दौरान उसे किसी भी आपराधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति होती है, यहाँ तक कि व्यक्तिगत कृत्य से भी। कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों जब तक राष्ट्रपति अपने पद पे बना हुआ रहेगा उसे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है, ना ही उसे कोई जेल भेज सकता है। ये राष्ट्रपति को एक विशेषाधिकार दिया गया है। यदि विशेषाधिकार दिया गया है तो ऐसा करना पड़ेगा। अगर राष्ट्रपति ने कुछ ऐसा कर्म किया है, ऐसा कुछ कार्य किया गया है उसके द्वारा, अगर उसको जेल भेजना है या उसको सज़ा देना है तो सबसे पहले दोस्तों उसको उसके पद से हटाना होगा।
अब दोस्तों उसके पद से हटाने के लिए क्या करना होगा वो हम आगे देखेंगे इसी वीडियो में। दोस्तों राष्ट्रपति की जो पदावधि होती है, राष्ट्रपति की जो पदावधि होती है वह उसके पद धारण करने से लेकर के 5 वर्षों तक की होती है। और दोस्तों पदावधि के दौरान, राष्ट्रपति के पदावधि के दौरान किसी भी समय वह अपना त्याग पत्र जो है वह उपराष्ट्रपति को दे सकता है। यदि दोस्तों कार्यकाल राष्ट्रपति का पूरा नहीं हुआ है, राष्ट्रपति 5 साल से पहले अगर उसको महाभियोग लगा करके हटा दिया जा सकता है, ऐसा भी एक प्रावधान है राष्ट्रपति का। ऐसा कहा गया है कि जब वो अपने पद पे धारण हो गया तो आज सपोज अगर अपने पद पे बना हुआ है, आज अगर राष्ट्रपति पद धारण करता है तो आज से लेकर के अगले 5 साल तक वो इस पद पे बना रहेगा, तब तक कि जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है या फिर किसी कारण से वो रिक्त नहीं हो जाता है या फिर उस पर कोई महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति के मन के ऊपर है कि अपना वो त्याग पत्र किसी भी समय उपराष्ट्रपति को दे सकता है। कहा गया कि 5 साल तक उसको पद पे बना रहना है, लेकिन राष्ट्रपति की इच्छा है मुझे राष्ट्रपति का जो पद है उस पद पे नहीं बने हुए रहना है, तो आपकी मर्जी है, आप किसी भी समय अपना जो इस्तीफा है आप उपराष्ट्रपति को दे दीजिए। दोस्तों यहाँ पे एक बात और बता दूं कि जब तक राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है तब तक वह अपना पद नहीं छोड़ेगा। और भारत में ऐसा प्रावधान है कि एक राष्ट्रपति भारत में कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है, वह कितनी भी बार भारत के राष्ट्रपति के पद पे बना हो सकता है, बना रह सकता है, वह पुनः भी निर्वाचित होकर के राष्ट्रपति बन जाए, ऐसा कोई इसमें कोई दो मत नहीं है, वो बन सकता है। लेकिन दोस्तों अमेरिका में ऐसा नियम है कि एक व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। एक व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि हमने ये तो देखा कि यदि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो महाभियोग लगाना होगा, लेकिन दोस्तों ये महाभियोग क्या है, महाभियोग आखिर किस प्रकार से लगाया जाता है? अभी जब तक हम महाभियोग लगाने की प्रक्रिया को नहीं समझेंगे तब तक हम कैसे राष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग लगा करके हटा देंगे? आप खुद सोचिए, यदि महाभियोग आप महाभियोग वर्ड को ऐसा देख रहे हैं जैसे लग रहा है ये कौन सा अनजान आ गया भाई वर्ड हमारे सामने, ये अनजाना सा वर्ड कहाँ से आ गया, तो आप राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए कैसे सोच सकते हैं? तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि ये महाभियोग जो वर्ड है वो है क्या। तो दोस्तों भारत का जो संविधान है उसमें ऐसा प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चला करके उसे पद से हटाया जा सकता है। अब महाभियोग का जो आरोप है वह संसद के किसी भी सदन में आरंभ किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, किसी भी सदन में महाभियोग का जो प्रक्रिया है उसको आरंभ किया जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि आरोप पर सदन के 1/4 के हस्ताक्षर होने चाहिए, मतलब 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए। अब ये वो सदस्य हैं जिस सदन ने महाभियोग लगाया है। मान लीजिए लोकसभा ने राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया है तो लोकसभा के जो 1/4 सदस्य होंगे उनके इस महाभियोग पे एक पत्र पे हस्ताक्षर होंगे। अगर राज्यसभा ने लगाया है तो उसके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। और ये भी है कि राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने से पूर्व 14 दिनों का नोटिस देना होगा, मतलब 14 दिन पहले उसको एक नोटिस देना होगा कि हाँ आप पे महाभियोग लगाया जा सकता है, ताकि महाभियोग लगाने का जो नोटिस आपने दिया है उससे क्या होगा कि राष्ट्रपति भी अपना बचाव करने के लिए अपना जो भी है वो कार्रवाई कर सके, ऐसा उसकी जानकारी के लिए दिया हुआ होता है। अब क्या होता है कि सपोज एक सदन ने महाभियोग लगा दिया तो महाभियोग का प्रस्ताव क्या होता है कि 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद महाभियोग लगा दिया तो महाभियोग का जो प्रस्ताव है वह 2/3 बहुमत से पारित होगा, उसके पश्चात यह दूसरे सदन में भेजा जाएगा। अब क्या होता है कि एक सदन ने महाभियोग लगा दिया, महाभियोग लगाने के बाद उसमें क्या होता है कि इसके 2/3 बहुमत चाहिए, उसमें 2/3 सदस्यों का बहुमत चाहिए, तब ये जाकर के दूसरे सदन में जाएगा। अब दूसरे सदन को क्या होता है कि दूसरे सदन इस विषय पे जांच करेगी। यदि राष्ट्रपति पे किसी कारण से महाभियोग लगाया गया है तो क्या करेगा कि वो जांच करेगा इस चीज़ को, उसको जांच करनी चाहिए कि जो राष्ट्रपति पे वाकई में ये महाभियोग लगाया गया है, जो आरोप लगाए गए हैं, क्या वो आरोप सत्य हैं या नहीं। यदि वो पाता है कि हाँ ये जो आरोप लगाए गए हैं वो सच है तो फिर क्या होता है कि वो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से क्या होगा कि जिस दिन ये तिथि पारित हो गया उस दिन से उसे पद से हटना होगा।
उस दिन से उसे पद से हटना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है, एक बड़ा ही रोचक बात यह है कि हमने राष्ट्रपति के चुनाव में देखा था कि इसमें जो संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं, संसद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं, इसके निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली या पांडिचेरी जो हैं उसके केंद्र जो निर्वाचित सदस्य हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में। लेकिन दोस्तों यदि महाभियोग लगाना है तो यहाँ पे क्या होता है कि इस प्रक्रिया में जो संसद के नॉमिनेटेड सदस्य हैं वो भी इसमें भाग ले लेते हैं। संसद के जो नामांकित सदस्य हैं जिनको कि राष्ट्रपति ने नामांकन के तौर पे भर्ती लिया है, उनका जो इस सदस्य के रूप में शामिल किया है, वो भी इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अभी चुनाव में ये भाग नहीं ले रहे थे लेकिन महाभियोग लगाना है तो वो भाग ले रहे हैं। तो ये तो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है। और दूसरी चीज़ है कि राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं जो कि इस निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते थे, दिल्ली व पांडिचेरी के जो निर्वाचित सदस्य हैं जो कि इस प्रक्रिया में भाग लेते थे, निर्वाचन प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ मैं, इस प्रक्रिया में भाग लेते थे। अब जब महाभियोग लगाने की बात आएगी तो ये जो निर्वाचित सदस्य हैं राज्य विधानसभा के और दिल्ली व पांडिचेरी के, वो क्या है कि इस महाभियोग प्रक्रिया से बाहर होते हैं। उनके पास ऐसा अधिकार नहीं है कि वो राष्ट्रपति पे महाभियोग लगा सकें। तो दोस्तों यहाँ पे ये थोड़ा सा गड़बड़ लगता है कि ये कैसे हो सकता है। अब दोस्तों एक बात अलग बात है कि अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जा सका है। भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगाया जा सका है। अब दोस्तों हम ये देख रहे हैं कि अब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है तो वो क्या क्या कारण है, किन किन कारणों से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। अब 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने पे, अब 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, 5 वर्ष कंप्लीट हो गया तो वो उसका पद रिक्त हो जाएगा। त्याग पत्र देने पे, यदि अपना राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे देता है तो भी पद रिक्त हो सकता है। यदि महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसे हटाए जाने की बात होती है, महाभियोग पारित हो जाता है तो भी उसका पद रिक्त हो जाता है। और दूसरी चीज़ है, अगर मृत्यु हो गई राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति मर ही गया, राष्ट्रपति की मृत्यु ही हो गई तो पद तो रिक्त होगा ही। और दूसरी चीज़ है कि अगर निर्वाचन अवैध हो गया, जैसे कि हमने देखा था कि अगर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने ऐसा जांच प्रक्रिया किया और ऐसा मालूम हुआ कि जो निर्वाचन हुआ था वो अवैध है, तो अब अवैध है तो राष्ट्रपति का जब निर्वाचन ही अवैध हो गया तो जो राष्ट्रपति बना हुआ है वो कहाँ से वैध होगा, वो भी अवैध हो गया, तो पद रिक्त है ही है। अब दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि ठीक है राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, अब रिक्त हो गया तो रिक्त होने के बाद अब क्या होगा। अब कार्यकाल तो होना ही है, कार्यवाही तो होनी है। अब पद रिक्त हो गया तो फिर अब उसमें क्या होगा कि अब क्या संसद में ताला मार दो, राष्ट्रपति का जो पद है उसको ब्लॉक कर दो, बंद कर दो, रूम बंद कर दो, राष्ट्रपति भवन खत्म। ऐसा थोड़ी कि ना होता है। इसमें क्या होगा कि राष्ट्रपति का यदि पद रिक्त हो जाएगा तो उस स्थिति में क्या होगा कि कंडीशन है कि यदि राष्ट्रपति का पद देखा जाता है कि किन किन कारणों से रिक्त हुआ है। यदि राष्ट्रपति का जो पद है अगर कार्यकाल समाप्त हो गया, यदि राष्ट्रपति का पद का कार्यकाल 5 साल का है अगर समाप्त हो गया तो इसमें कंडीशन क्या होता है कि कार्यकाल पूरा होने से पहले एक चुनाव कराना होगा। चुनाव करा करके राष्ट्रपति एक नया राष्ट्रपति को यहाँ पे नियुक्त करना होगा। यदि नया राष्ट्रपति नियुक्त नहीं होता है तो वर्तमान राष्ट्रपति जो है वो अपने पद पे बना रहेगा, ये शर्त है। यदि नॉर्मल कंडीशन है, कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, कार्यकाल पूरा हो गया, 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, इलेक्शन हुआ नहीं है अभी इलेक्शन, तो फिर सबसे पहले क्या होगा कि पता है, सभी को पता है नॉर्मल तरीके से कि 5 साल में इस राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने वाला है, तो सभी को पता है कि 5 साल में उसका कार्यकाल कंप्लीट हो जाएगा, तो निर्वाचन स्टार्ट करना होगा। और जब तक निर्वाचन नहीं होता है, नया राष्ट्रपति नहीं अपने पद पे बन पाता है, तब तक पुराना जो राष्ट्रपति है, वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पे ही बना रहेगा। लेकिन अगर दोस्तों राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, यदि राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया अथवा किसी अन्य कारणों से अगर उसका पद रिक्त हो जाता है, तो इस कंडीशन में क्या है कि राष्ट्रपति का जिस दिन मृत्यु हुआ है, जिस दिन राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दिया है, उस दिन से 6 महीने के अंदर, उस दिन से 6 महीने के अंदर एक नया जो राष्ट्रपति है जब तक नियुक्त नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति क्या होगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अपने पद पे बना रहेगा। अब दोस्तों यदि राष्ट्रपति, एक चीज़ यहाँ पे हम और क्लियर कर दें कि राष्ट्रपति जब तक राष्ट्रपति त्यागपत्र उस उपराष्ट्रपति को देता है, वो किसी कारणों से उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है, उसमें कंडीशन नहीं है कि हाँ आपने
मतलब अपने पद पे बना हुआ है तो हट नहीं सकते हैं, वो त्याग पत्र है। किसी हो सकता है कि उस पद पे वो सही से उस काम को कर नहीं पा रहा हो या राष्ट्रपति के पद पे नहीं बना पा हो रहा, उसकी जो भी रीज़न हो सकती है, तो उस कंडीशन में वो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा कि उस पद पे, राष्ट्रपति के पद पे एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बना रहेगा। इसके अलावा यदि वर्तमान राष्ट्रपति किसी कारण से अनुपस्थित है या बीमार है या किसी अन्य कारणों से ऐसा है कि उस पद पे काम करने में असमर्थ है, तो उस स्थिति में भी उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त है, अब ये भी हो सकता है कि भारत का राष्ट्रपति भाई बीमार पड़ गया, उपराष्ट्रपति अपने पद पे बना हुआ नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो उस पद पे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अब सवाल ये होता है कि यदि उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, अगर यदि वो भी अनुपस्थित हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो उच्चतम न्यायालय के जो और भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो इस पद पे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि उच्चतम न्यायालय में कोई भी न्यायाधीश नहीं होंगे, कोई भी वरिष्ठतम न्यायाधीश नहीं होंगे, वो तो होना ही है। तो इस कंडीशन में कह सकते हैं कि यदि राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो कोई भी सीनियर मोस्ट जो होगा वो इस पद पे आके कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको मेरा इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ 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 लाइक करें, इसको शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और दोस्तों सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।